हेलो माय डियर, वेलकम टू आईएमटी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे एक और मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का इंडियन आर्मी जीडी के लिए। चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। एग्ज़ाम भाई बहुत नियर बाय है, इसलिए मैं ज़्यादा भाषण देने से बेटर है सीधा सॉल्व करवाएंगे। जितना टाइम बच सके उतना बचा लेना ना। आप वीडियो को 1.5 या 1.2x में भी देख सकते हैं भाई, है ना। मैं अपने पेस से स्पीड से चलूँगा जिससे सब बच्चों को फ़ायदा हो। चलो शुरुआत करते हैं। हम 2024 के सॉल्व कर रहे थे, इसके बाद हम 2025 करेंगे। आज लास्ट मॉक टेस्ट बचा है 2024 का, अग्निवीर आर्मी जीडी, अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 का है। ठीक है, शुरुआत करेंगे भाई इस मॉक टेस्ट से। हिंदी में देखेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, इसमें हम लोग वही मैथ्स, रीजनिंग, जीके को पढ़ेंगे, जीके और साइंस। चलो शुरुआत करते, पेन ठीक कर दिए सारे। देखो आया पहला जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। और आपके लिए पैटर्न यही रहेगा, पहले आप जनरल नॉलेज सॉल्व करोगे या जनरल साइंस, इन दोनों में से पहले कुछ अटेम्प्ट करना। उसके बाद मैथ्स में सबसे लास्ट में करना, रीजनिंग में जाना। जनरल साइंस अगर आप पहले करते हो, फिर उसके बाद जीके, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, और लास्ट में सबसे लास्ट में क्या करोगे आप, मैथ्स। ठीक है, फिलहाल मैं मैथ्स से शुरुआत करूँगा। क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 4 बार 9, बस ये होती है। अगर पूछा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1, 1 के पीछे 3 0, यही सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। इसमें से अगर 1 घटा दोगे तो ये 9 9 9 बन जाता है, जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की नहीं रह जाती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, उतनी बार 9 लिखना है। सबसे छोटी तो 1 लिखना है, जितने अंकों की पूछेगा उतनी लिख लेना है इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये वाली, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल कीजिए। हल क्या करना है, 9.72 गुणा 10। देखो जब भी 10 से गुणा करते ना, तो देखो अगर 10 से गुणा करते पॉइंट हटाओ, क्या आ जाएगा 2 0, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 972/10। अब 1 0 है तो पॉइंट हटा दो, तो ये 97.2। ठीक है, एक तो रहा ऐसे। एक करो जैसे 9.72 गुणा 10 है, कितनी जीरो लिखी है 1, तो ये 1 पॉइंट आगे जाएगा। अगर ये ऐसे लिखा होता 9.72 गुणा 100, कितनी जीरो यहाँ पे 2 0, तो ये शिफ्ट इस साइड को होगा। कितनी जीरो है, 2 0 से गुणा हो रहा है, तो पॉइंट 1 2 अंक को पीछे चला जाएगा यहाँ पे पॉइंट। अगर सपोज दैट यही 3 होता है, 9.72 गुणा 3 0 से गुणा कर देते, तो ये 3 अंक पीछे चला जाता है, 9.1 2 और 3। अब तीसरा नंबर तो है ही नहीं, 972 तीसरा नंबर है ही नहीं, तो एक 0 लगा देते हैं, 9720। ये होता गुणा का केस। अगर हमारे पास यही हमारे पास भाग वाला केस होता, सपोज दैट, ऑप्शन तो आ गया आपको, कितना आ गया भाई 9.72 को आपने किससे गुणा किया, तो एक अंक आगे फिर से खिसकेगा, तो क्या आएगा 97.2। ये आ गया ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सपोज दैट यही हमारे पास कैसे हो 95/10, तो देखो एक पॉइंट है, अभी कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे कितना अंक है, कितनी जीरो दिख रही है 1, तो एक अंक को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देना है 9.5। वही हमारे पास 95/1000 होता, तो कितने अंक है 1 2 3, तो इस साइड को खिसकता है दशमलव, और जब ये गुणा हो रहा था तो इस साइड को खिसकता है, बस याद रखना। कितने अंक है 1 2 3, तो 1 2 तीसरा अंक नहीं है, तो 0.0, तो 0.9095 इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, आई होप दोनों कंसेप्ट समझ आए होंगे दशमलव के। यहाँ पे देखो, यदि 3 संख्याओं का औसत 20 है और पहली संख्याओं का योग 2 संख्याओं का योग 60 है, तो तीसरी संख्या याद करो। देखो 3 संख्या है, इन तीनों संख्याओं का औसत दिया है कितना 20, इन तीनों संख्याओं का योग कितना आएगा, योग क्या होता है औसत गुणा संख्या है कितनी 3, तो योग हो जाएगा हमारे पास 60। तीनों संख्याओं का योग कितना है अब हमारे पास 60। अगर मैं इनको जोड़ दूं, तीनों संख्याओं का जोड़ 1 + 2 + 3। अब बेटा पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्याओं का योग कितना है 40 है, तो तीसरी संख्या का योग ज्ञात करो, तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो ये इधर ही रहने दो, 60 इस साइड को 40 इस साइड को चलाएगा, माइनस को जाएगा, तो 60 - 40 कितना 20, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। गॉट इट। तीसरा, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ।
अब बोल रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर की गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर है दूरी बट्टा समय, ये होता है। अब यहाँ पे देखो, तो आपको क्या निकालना है, समय। तो समय यहाँ से क्या निकालेंगे, समय यहाँ से जाएगा 40 की जगह आएगा दूरी बट्टा चाल। अब दूरी कितनी है हमारे पास, 60 किलोमीटर। किसकी रफ्तार से जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से 0 3 दूनी 6, तो कितने लगेंगे, 2 आवर, 2 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत का परिमाप 3.2 मीटर है और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या है। देखो आपको एक पता होना चाहिए, 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एक आयत है, एक आयत है इस तरह से, जिसका परिमाप होता है इस धागे की लंबाई पूरी भाई। ठीक है, उसका परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 3.2 मीटर। इसको मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेंटीमीटर है, तो 3.2 को 100 से गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा, 0.1 है, यहाँ पर कितनी 2 जीरो, तो 2 के आगे किसके 2 जीरो, 320 आ जाएगा, 320 सेंटीमीटर आएगा इसका। अब देखो क्या बोल रहा है, और चौड़ाई कितनी, 60 सेंटीमीटर है। देखो चौड़ाई ये हमारे पास ये है, लंबाई हमारे पास पता नहीं कितनी है, लेकिन चौड़ाई कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर। और आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है भाई, बोलो, आयत का परिमाप तो हमारे पास कितना, सभी भुजाओं का योग होता है। तो ये होता है 2 लंबाई होती है इसमें और 2 चौड़ाई होती है, इसलिए 2 को बाहर लेकर आते हैं, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। और ये परिमाप दिया कितना है, ये दिया हमारे पास 320 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो 2 से काट दो पहले, 2 से 160। लंबाई हमारे पास नहीं है पता, लेकिन चौड़ाई पता है कितना है, 60। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 160। तो लंबाई यहाँ ही रहने दो, चौड़ाई परले साइड को ले जाओ। 160 में से 60 घटा दोगे तो कितना बचेगा, लंबाई 100 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे करेंगे भाई। 30% का दशमलव रूप क्या है, 30%। देखो परसेंटेज का साइन दिया ना, परसेंटेज का साइन का मतलब 1/100। ठीक है, तो परसेंटेज का साइन लगा दो, कितना 30, परसेंटेज साइन लिख दिया मैंने A100। फिर से देखो 2 जीरो है, तो देखो 0.12, तो यहाँ से 2 अंक छोड़ दो, 0.2 दशमलव यहाँ लग जाएगा, कितना आएगा 0.30। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 0 लगाओ ना लगाओ तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। क्या बोल रहा है, 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में यदि 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी। देखो हमारे पास सपोज दैट कोई भी क्लास होती है, उसमें कितने होते हैं, 100% संख्या होती है, 100% विद्यार्थी होते हैं। अब बोल रहा है कि ये कितने, 40 विद्यार्थी, इसमें इस कक्षा में कितने हमारे पास 40 विद्यार्थी है। ठीक है, 40 विद्यार्थी है और हमारे अनुसार कितने 100%। अब बोल रहा है इसमें 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 40% विद्यार्थी कैसे हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हो गए, है ना। तो कितने बचे फेल, कितने हुए 100 में से 40 गए, 60% विद्यार्थी कैसे हुए, अनुत्तीर्ण। समझ आया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं, 40 का हमारे पास अनुत्तीर्ण निकालना। अनुत्तीर्ण कितने, 60%। बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 चौके 24 विद्यार्थी ऐसे थे जो बच्चे फेल हो गए। ऑप्शन नंबर 3 समझ आया। 40% पास हुए तो 60% फेल हुए बस। तो 40 विद्यार्थी का 60% निकालना था, 24%, यानी 24 विद्यार्थी हमारे पास ऐसे जो कि फेल हो गए बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3/11 और 5/11 का योग क्या है। देखो क्या लिखा है, 3/11 प्लस 5/11। देखो जब किसी के हर, ये होता है अंश और ये होता है हर, जब भी ये बटे में लिखा हो और हर क्या हो, बराबर हो, तो सिर्फ ऊपर वाला जोड़ता है। हर को लिखने हुआ अपने 11, ऊपर वाले को जोड़ दो, 5 और 3 8 आंसर। ठीक है, जब हर बराबर हो। 2, 3 और 8 का लघुत्तम समावर्तन निकालना, किसका, 2, 3 और 8 का एलसीएम निकालना भाई। चलो निकालो फटाफट से। किससे करते हैं आप, पहले 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 3 का 3 और 4 दूनी 8। फिर से 2 से तब तक करना जब तक कि कोई भी संख्या ऐसी ना हो जो से ना कटती हो।
एक, 3 का 3 और 2 दूनी 4, फिर से किससे जाएगा 2 से, 1 3 तो लिखना ही है और 2 एकम 2, फिर से अब 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से, 1 3 एकम 3 और 1, बस ये बचा है। इनको गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो इसका आंसर कितना है 24। मैंने डिटेल में सिखाया, नहीं तो आप यहीं से भी निकाल सकते हैं। 8 3 24, 24 2 से कटता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी त्रिभुज के अंत कोण के बीच का अनुपात 1:2:2 है तो उसके सभी कोणों का माप ज्ञात करो। ठीक है, त्रिभुज होता कुछ इस तरह से, इसके अंत कोण होता है इंटरनल एंगल, ये वाले। ठीक है, सपोज दैट इनका रेशो कितना है 1:2:2 ये दिया है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग तो होता है हमेशा याद रखना 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो इसको मान के चलता हम, तो इनका अनुपात कितना दिया है कोणों का, पहला कोण फर्स्ट कोण ऐसे मान के चलो इसको, इनका रेशो दिया है x की टर्म में x/2 x/2 x। ठीक है, ये रेशो दिया है इनका कोण, पहला कोण मान के चलो 1x, ये 2x, ये 3x 2x सॉरी, तो इनका योग कर दो कितना आएगा, हमारे अनुसार होता है तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और इनको जोड़ देते हैं x + 2x कितना है 5x, और 5x की वैल्यू कितनी है 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 180/5, 5 से कटेगा ये, 5 3 15, कितना बचा 3 6 5 30, तो x की वैल्यू कितनी है 36, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 36 दूना 72, 2x की वैल्यू 36 दूना 72, तो ऑप्शन नंबर कौन सा थर्ड। ठीक है, ऐसे कर सकते थे आप कि एक x है तो ये दुगुना इसका दुगुना इसका दुगुना है। ठीक है, तो 2x बराबर आने चाहिए थे, तो पहले का दुगुना आना चाहिए था, तो 30 का 60 60 60 ही होने थे, 45 का 90 नहीं है, 36 का 72 है 72 है, 40 का दुगुना 70 है नहीं, 40 का दुगुना 80 होता, तो ऑप्शन से भी आप उठा सकते थे, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 11वां, 160 सेंटीमीटर को 2 मीटर से भाग देने पर सरलीकृत रूप क्या होगा। देखो अगर 160 सेंटीमीटर किससे भाग देना है 2 मीटर से, तो पहले इस 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 मीटर का मतलब क्या होता है हमारे पास, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर का मतलब कितना हुआ 200 सेंटीमीटर, है ना। तो बस इसका मतलब यही है कि 160 सेंटीमीटर को 200 सेंटीमीटर से भाग दो और क्या आता है आंसर आपका सरलीकृत। तो 160 सेंटीमीटर लिखा मैंने, उसके बाद मैंने 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर लिखा, उसके बाद मैं इसको अब ठीक करूँगा, 0 से 0 कटा, अब यहाँ पे 20 4 से कट रहा है, 4 चौके 16 4 पंजे 20, तो इसका सरलीकृत रूप क्या है 4/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे भाई आगे, क्या बोला 4 संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनका औसत 15 है। ठीक है भाई, देखो योग हमेशा निकलता है, औसत कितना है, औसत गुणा संख्या है, जो मैं बार बार करवा रहा हूँ। ठीक है, औसत गुणा संख्या बोल रहे हैं, 4 संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनका औसत कितना है 15 है। तो देखो संख्या है कितनी हमारे पास 4, और औसत कितना दिया हमारे पास, औसत दिया है 15, तो हमने क्या निकालना है योग, तो योग कितना होगा, औसत दिया है 15 और संख्या दी है 4, तो योग कितना होगा 15 चौके 60 आंसर। नेक्स्ट ये बोल रहा है यदि ए और बी के बीच की आयु का अनुपात 4:5 है तथा ए की आयु 20 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात करो। हमारे पास कोई 2 व्यक्ति है, ठीक है, हमारे पास कोई 2 व्यक्ति है ए और अनुपात बी, जिनकी आयु का अनुपात कितना हमारे पास 4:5 है। अब बोल रहा है ए की आयु 20 वर्ष है, इसको 4x मानो, इसको 5x मानो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की आयु कितनी है हमारे पास 4x, लेकिन बोल रहा 4x नहीं, इसकी आयु कितनी है 20 वर्ष, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 4 एकम 4 4 पंजे 20, x की वैल्यू कितनी है 5। ये नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है b की आयु ज्ञात करो, b की आयु यहाँ पे कितनी है, b की आयु हमारे पास है 5x, और 5x की वैल्यू कितनी है 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है 5, तो b की आयु निकल जाएगी 5 पंजे 25 वर्ष।
ठीक है, राइट आंसर 25 वर्ष है इसका। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। गॉट इट और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। क्या बोल रहा है, यदि 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का कुल संख्या 78 है, ठीक है, तथा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, ठीक है, दोनों मूल्य वर्गों के सिक्कों की, क्या बोल रहा है, तो दोनों मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, समझ नहीं आया। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर बोथ डिनोमिनेशंस। अच्छा होगा, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ RS2 एंड RS5 कॉइन्स इज RS78। ओके, समझ आया क्वेश्चन है। कभी कभी हिंदी में समझ नहीं आता है, कभी कभी इंग्लिश में समझ नहीं आता है, तो मैथमेटिक्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, बस आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ये बोल रहा है कुछ हमारे पास 2 रुपये के कॉइन्स हैं और कुछ हमारे पास 5 रुपये के कॉइन्स है, और उनका अगर रेशो देखा जाए, उनका मूल्य देखा जाए, तो कुल हमारे पास 78 रुपये। ओके, गॉट इट। अब बोल रहा है यदि तथा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। यदि हमारे पास 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 1x है, तो 2 रुपये के हमारे पास उसके कितने 4 गुना यानी 4x है। समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले 4x है, तो ये बोल रहा है तो दोनों मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखो 2 रुपये के हमेशा क्या रहेगा, 2 रुपये के रहेगा 4 का मल्टीपल। यहाँ पे देखो 4 का मल्टीपल यहाँ पे 16 है, 20 है, 28 है, सारे ही है, आपको करना ही पड़ेगा। सपोज दैट हमारे पास ऐसे मान के चलो 2 रुपये के अगर हमारे पास 4x कॉइन है, तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 4 दूनी 8x कॉइन। सपोज दैट अगर 5 रुपये के हमारे पास एक कॉइन है ना, तो कितने टोटल हो जाएगा हमारे पास 5x रुपये, और हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे 78, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ये हमारे पास सिक्कों की संख्या है इतनी सिक्के, और ये 2 रुपये के 4 सिक्के, 5 रुपये के 1 सिक्का, इस रेशो में। तो 8 5 कितना 13, एक्स की वैल्यू कितनी 78, तो एक्स की वैल्यू कितनी 13 6 78, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6। तो आगे हमारे पास बताओ जरा 2 रुपये के कॉइन्स कितने हैं। 2 रुपये के हमारे पास है 4x कॉइन, 4x का मतलब 4 गुना 6 यानी 24 कॉइन। और 5 रुपये के यहाँ से लिख रहा हूँ मैं ऊपर, 5 रुपये के कितने हुए, फिर 5 रुपये के हुए हमारे पास 1x कॉइन यानी 1 गुना 6 यानी 6। तो हमारे पास आ गए 24 और 6 आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 24 और 6, कोई सा भी नहीं है ना, तो इन्होंने लिख दिया गलत। 6 5 रुपये के सिक्के और 24 2 रुपये के सिक्के, अच्छा ऐसे लिखे इन्होंने, ठीक है। 6 5 रुपये के सिक्के और 24 2 रुपये के सिक्के, मैं तो ये देख रहा था 24 और 2, ठीक है। तो 24 है हमारे पास 2 रुपये के सिक्के और 6 हमारे पास 5 रुपये के सिक्के, तो इन्होंने यही लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 200 का 25% निकालना आपने, कितना 200 का 25%, परसेंट का मतलब होता है 2 0 से 2 0, 25 गुणा 50, ठीक है, 25 गुणा 50 खत्म। अगला देखो क्या बोल रहा है, ये हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है, रीजनिंग है, मैथ खत्म हो गया 18 मिनट में। तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग देखेंगे, ये बोल रहा है AFN को लिखा जाता है BDQ, कुछ लिखा जा रहा है, बोल रहा है कि DLR को कैसे लिखेंगे। ए से देखो जरा, A से B कितना बड़ा 1, फिर F होता है 6, ऐसे पता नहीं चलेगा, A होता है 2, N होता है 14, B होता है 2, D होता है 4 और Q होता है 17, ठीक है। A से हमारे पास कितना बड़ा है 1 बड़ा है, तो B हो गया 6 से, फिर -2 किया है 4, और N 14 से +3, ठीक है, +1 -2 +3 ऐसे कर रहा है। तो +1 इसमें जोड़ दो, तो कितना आएगा E D होता है 4, L होता है 12, R होता है 18, इसमें से 2 घटा दो, 12 में से 2 गया 10, 10 होता है हमारे पास क्या J, ठीक है। इसके बाद देखो R 18, 18 में 3 जोड़ दो, पहले 1 घटाना, फिर -2, पहले 1 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है, फिर 3 जोड़ना है। 18 में 3 जोड़ दो 21, 21 कितना होता है हमारे पास U, मतलब EJU। पहले आपने पैटर्न समझना, उसके बाद सॉल्व करना है। अगला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में केक को 6 लिखा जाता है, जूस को 7 लिखा जाता है। तो ये बोल रहा है उसी कूट भाषा में जग को क्या लिखेंगे, ठीक है भाई। केक CAKE लिखा जाता है 6, JUICE को लिखा जाता है 7, तो जग को क्या लिखेंगे,
ठीक है, ये बोल रहा है जितने अक्षर है प्लस 2 है, जितने लेटर है प्लस 2 है, कितने 1 2 3 4, 4 और 2 6, बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 2 कितना है 6, मतलब 7। तो यहाँ पे जे यू जी कितने लेटर है 3, 3 प्लस 2 कितना 5, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, वी वाई जेड सी डी जी एच के और अगला क्या। ठीक है, देखते हैं भाई, पहला लेटर देख लो पहले, वी कितना होता है 22, जेड कितना होता है 26, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 8, मतलब प्लस 4 है पहले लेटर में, 8 4 कितना 12, 12 मतलब एल। ठीक है, एल 3 अक्षरों में तुम्हारे पास नहीं आया। अब देखो अगला अक्षर देखो, वाई कितना होता है 25, सी कितना होता है 3, जी कितना होता है हमारे पास 7, और ये कितना होता है 11, यानी प्लस 4, तो 11 4 कितना होता है 15, 15 क्या होता है ओ, एल ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है 21 22, उसके बाद क्या आएगा 28 और 36। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई। देखो 28 और 36 कितने का 8 बढ़ाया है, यहाँ पे कितना बढ़ाया 1, यहाँ पे कितना 2, इसका डबल, फिर इसका डबल बढ़ाया जाएगा, फिर इसका डबल, मतलब ये बोल रहा है। तो 22 और 2 कितना 24, 24 और 2 कितना 28, 24 और 4 मतलब एक का डबल बढ़ाया 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। ये कहाँ समझ आया, ये यहाँ से समझ आया। 28 और 36 को देखा मैंने तो 8 बढ़ाया हुआ दिखा मेरे को, यानी डबल किया है इसको, तो यहाँ पे 24 आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ब्लड रिलेशन है, एक लड़की एक पंक्ति में, नहीं ब्लड रिलेशन नहीं है भाई, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। फिर से हर क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया 2024 में, 25 का ट्रेंड हम कल से लेकर देखेंगे किस तरह से, 26 का कुछ और क्वेश्चन आया होगा। एक लड़की एक पंक्ति में खड़ी है और ऊपर से उसकी रैंक कितनी है 27 है, और नीचे से उसकी रैंक कितनी है 5 है। पंक्ति में खड़े लोगों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो अब यहाँ पे कुल पूछ दिया है, कुल क्या होता है हमारे पास, ऊपर से, ये ऊपर दाएं नीचे लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है, प्लस नीचे से पोजीशन -1, ये फॉर्मूला होता है। तो यही निकालना है, कुल विद्यार्थी इस तरह से निकलते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर से उसका रैंक कितना है भाई, ऊपर से उसका रैंक है 27, नीचे से उसका रैंक कितना हमारे पास 5 है ना। तो बस यहाँ पे पुट करना, तो कुल कितना है, कुल विद्यार्थी कितने, ऊपर से कितने 27 प्लस नीचे से 5 -1, तो 27 और 5 कितना होता है 32 -1, तो टोटल बच्चे कितने हमारे पास 32 में से 1 है 31 बच्चे उस रो में। समझ आया, ठीक है। तो ये थे हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग, लगभग 23 मिनट लगे हैं। ठीक है, तो सफिशिएंट टाइम है। अब देखो जी के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अनटचेबिलिटी से, अनुच्छेद से ना, ये राइट टू, ये है फंडामेंटल राइट हमारे पास आर्टिकल 17 में, जो कि अनटचेबिलिटी एक कंसेप्ट आता है, अनटचेबिलिटी है ना, छुआछूत जिसको बोलते थे, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। तरंग शक्ति अभ्यास डैश डैश होने का अनुमान करता है। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये हमारे पास पहली अध्यापिका थी। ठीक है, गुलामगिरी जिसने लिखी थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की बोल रहा है, तो ये चोटी हमारे पास सबको पता माउंट एवरेस्ट है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, थर्ड कौन सी सालबाई की संधि, पांडिचेरी की संधि, मंदसौर और मंगलोर की संधि, देख लेना इसको। अखोरा अगरतला रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है, अखोरा अगरतला, अगरतला हमारे पास इस साइड को नॉर्थ ईस्ट में, देख लेना इसको। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। घर में मतदान करने वाले बुजुर्गों की न्यूनतम आयु क्या है। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। शुभमन गिल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो सबको पता है आजकल IPL चल रहा है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, देख लेना, भूपेश बघेल है। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित, महायान किस धर्म से थे भाई,
वो दिगंबर थे जो बुद्ध धर्म से, महायान हमारे पास जैन धर्म से। सिख लोग बंदी छोड़ के रूप में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बरेली की बर्फी किसने किया था भाई? इसी बात जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया था? अब आया हमारे पास जीएस साइंस, जनरल साइंस। खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? अगर ज़्यादा पका देते हो ना तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, याद रखना इसका। गैस्ट्रिक पाचन डैश डैश में कुशलता से होता है। निम्न में से किस जाति यानी स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? जो अंडे देते हैं ना, है ना, और बाहर किस में होता है? मेंढक, सांप, बिल्ली। मेंढक में होता है। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प भाग में विकसित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः श्वास नली कहा जाता है जो फेफड़ों के लिए मुख्य वायु मार्ग है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को कई टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव के रूप में ले लेता है, उसे डैश डैश कहा जाता है। पुनर्जनन, बडिंग, बीजाणु गठन, तो बडिंग होता है। अमीबा जैसे आपने देखा होगा, यहाँ से बडिंग हो जाती है, ये अलग विकसित होता है, ये अलग विकसित हो जाता है। साबुन एक उच्च अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण, सल्फोनिक अम्लों का सोडियम लवण, ग्लिसरॉल और फिनॉल का मिश्रण क्या है साबुन? निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है? और उसको कभी भी खुले में नहीं रखते, उसको हमेशा कैरोसिन की तेल में डुबो के रखते हैं। अगर उसको खुले में रख दिया जाता है तो हवा में वो आग पकड़ देता है। ठीक है, हिंट है आपके पास, बोलो कौन सी धातु थी वैसी जिसे चाकू से काटा जा सकता था, है ना। आगे देखो, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस सीधे तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाते, क्या बोलते थे उसको? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तो क्या होता है भाई? वाष्पीकरण होता है जो हमारे पास सीधा तरल से किस में चला जाता है भाई, मतलब वाष्प हो जाता है, मतलब इसमें गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आसवन, गलन, संघनन क्या होता है बताना। द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहती है? तो बहुत ही इजी है। निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक होता है? किसका होता है भाई? उसको हम लोग इसमें भी यूज करते हैं, फ्यूज वायर में भी, और बल्ब में फिलामेंट के रूप में भी यूज करते हैं उसको। किसी वस्तु का द्रव्यमान डैश डैश है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कौन सी राशि है? द्रव्यमान हमेशा क्या होती है? सदिश, क्षैतिज, अदिश मात्रा, भौतिक मात्रा, मौलिक मात्रा। जब कोई बल दो सतह के बीच सापेक्ष गति को प्रतिरोध करता है तो उसे डैश डैश कहते हैं। यदि संयोजक तार नहीं है, विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए उनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? त्वरण डैश डैश के परिवर्तन की दर के बराबर है। त्वरण होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेग होता है त्वरण। बस हो गया पूरा। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको जीएस पूरा दिखा दिया था, जीके पूरा दिखा दिया था, और मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था। तो ये था हमारे पास पूरा पेपर। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा। लगभग हम लोग 30 मिनट में पेपर पूरा कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट कर दे बिना टाइम वेस्ट हुआ है। जी के थोड़ा सा आपने सर्च करके पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि पेपर मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सर्च कर पाए। देखो, आधे घंटे की ये वीडियो है, आधे घंटे आप सपोजेट वीडियो देख लो, आप 20 मिनट में इसको निपटा देते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास 20 मिनट में आपने जीएस को सर्च करना है, चाहे आप चैट जीपीटी से कर लो, ठीक है, चाहे आप गूगल की मदद ले लो, ठीक है, उससे देख लो। और मैथ्स और रीजनिंग तो मैं आपको पूरा करवा ही रहा हूँ। अगर आप इतना भी करके जाते हो ना तो पेपर में आप अच्छे से करके आओगे, क्योंकि आपको रियल टाइम बेस में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपको समझ आ रहा होगा कि पेपर में भी कुछ इसी तरह से टाइमर रखने वाला है। हमारे पास अभी भी 31 मिनट है और हमारा पेपर पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो। पेपर बहुत नियर बाय है, लगभग आपके पास 15 से 20 दिन है, 15 दिन मान के चलो आप अच्छे से। उसके बाद तो आपकी एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी भाई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। ठीक है, इस टाइम आपका मॉक टेस्ट पे पूरा डिपेंडेंस है कि आपका पेपर किस दिशा में जाने वाला है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं देख लेता हूँ हमारे 40 में से कितना नंबर आए।
हमारे 40 में से 40 नंबर आए हैं। ठीक है, हमने सिर्फ कितना मैथ्स किया था, मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व किया था। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।